नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी की। अर्जुन सिंह जी अपने 75वें जन्मदिन के कारण से आजकल एक बार फिर से चर्चा में हैं। आइए उन्हीं से करते हैं सीधी बात। अर्जुन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। एक बात बताइए, उस दिन मैं था उस फंक्शन में आपके जब हुआ पिछले हफ्ते, तो वहां पर सोनिया जी ने कहा कि आपने बहुत कुछ पा लिया। इतनी 55 साल की जो राजनीति है, आपने उसके अंदर बहुत कुछ पा लिया। तो आप संतुष्ट हैं जो कुछ मिला आप उससे? बिल्कुल। मतलब जो उनका कहने का मतलब जैसे आपने कुछ पा लिया, आप कुछ और जरूरत नहीं है आपको। पा लिया है ये तो मैं थोड़ी तय करूंगा। नेता ने तय कर लिया कि आपने सब कुछ पा लिया। ठीक, तो आपको भी कोई उम्मीद उनसे और कुछ नहीं है अभी? पहले भी कभी नहीं मांगा मैंने कुछ। तो आपको लगता है कि राजनीति आपकी यहाँ ठहर गई आकर के? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन इसका फैसला हमने तो सदैव नेता पर ही छोड़ा है। ये उन्होंने तो कह दिया कि आपने पा लिया, इनडायरेक्टली कह दिया कि अब समय आ गया है कि आप थोड़ा और एडवाइस करें, एडवाइजरी कैपेसिटी में, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं रही। देखिए, ये जो लोग समझते हैं कि अपने मन से हमको करना है, वही मैंने ये शुरू से ही ये अधिकार हमारे नेता को दिया है। इसलिए इस तरह के सवाल न हमारे दिमाग में उठते हैं, न मैं उसमें। तो नेता का आपने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया? सिग्नल क्या है आपका? नहीं, क्या उन्होंने कहा कि आपको हमने सब कुछ दिया, हर स्टेप में आपसे मिलिया, अब तो आपकी एक प्रधानमंत्री कह रहे टाइटैनिक विजन है आपकी? अब ये दूसरों का मूल्यांकन है, उसमें मैं क्या कमेंट करूं? नहीं, कमेंट तो ये है कि आपको लगता नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जो कुछ होने चाहिए थे वो अभी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने बारे में हरदम आदमी ज्यादा सोचता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन उसके वजह से कोई दिमागी फितूर में नहीं पड़ता। तो आप अपने बारे में सोचते हैं ना अभी भी? क्यों नहीं सोचते? तो आपका कोई अधूरा सपना अभी है? नहीं, मेरा सपना कोई नहीं है। मैं तो काम करना जानता हूँ, जिन परिस्थितियों में काम करना वो काम करता हूँ। तो सपना नहीं है तो कोई अधूरा काम है? जिंदगी में तो जब तक आदमी आखिरी सांस नहीं लेता तो अधूरा तो रहता ही है। हाँ, तो अधूरा तो रहता है। काम जो है आपका करना है, राजनीतिक काम अधूरा है या व्यक्तिगत काम अधूरा है या दोनों काम अधूरे हैं अभी? ये तो एक जिसको सेमेंटिक्स करते हैं कहते हैं वो है। काम करने वाले के लिए जब भी विराम हो जाए पर्याप्त है। काम किस लिए, क्या करने के लिए? समाज के लिए, देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आपकी सेटिस्फेक्शन ये है कि आप केंद्रीय मंत्री बन गए? आप नहीं, मंत्री बनना कोई सेटिस्फेक्शन की बात नहीं। जो कुछ हमको मौका मिला, मैंने ईमानदारी से उस काम को किया, ये सेटिस्फेक्शन की बात है। पर आपके बारे में ये कहा था कि आप कहते रहते हैं, पर आपकी एक्टिविटी, क्योंकि जैसे अब जन्मदिन की बात है, 75वां जन्मदिन आपका अभी 5 नवंबर को आने वाला है। 6 महीने पहले आपने एक चर्चा शुरू कर दी। आपके कार्य जो सपोर्टर हैं उन्होंने किताबें भी निकाल दी, इतने बड़े वॉल्यूम। नेहरू जी के बाद शायद पहले कांग्रेस नेता होगा जिनके ऊपर इतने सारे वॉल्यूम निकल गए। इस सब के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने आप को प्रोजेक्ट करना? ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्टिव जिन लोगों ने भी किया है वे शायद ये चाहते होंगे कि जो कुछ हमारा काम हुआ है उसका रिकॉर्ड बने, बाकी और कोई इसमें पीछे है नहीं। वो तो सबको पता है, जो आपकी किताब तो खुली किताब है, या 8 किताबें लिखने की जरूरत क्या थी? अब ये तो व्यवहारिक एक कार्य होते हैं इस तरह से। मतलब आपका अभी तो ये देश कभी दिल में नहीं आया कि आपको भी कभी कभी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री बनने की बात तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता के मन में होना चाहिए, और आपके भी है? था, आज नहीं है। तो प्रधानमंत्री की मंशा थी आप, वो पास्ट में, अभी नहीं है। जी हाँ। तो आपको दुख नहीं हुआ कि आप नहीं बने? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, ये दुख जो पालते हैं लोग, वो जरा मेरे समझ में गलत है। क्योंकि आप तो कांग्रेस पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, गांधी परिवार के लॉयलिस्ट रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस किए उनके लिए आप लोगों ने। उसके बावजूद जब किसी गांधी परिवार के अलावा किसी और को बनाने की आई बारी, तो अर्जुन सिंह का नाम कहीं भी नहीं आया। तो कहीं लॉयल्टी में कमी थी आपकी या आपकी क्षमता में कमी थी? अब ये बात का फैसला मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी कोई फैसला लिया है वो हमारा लीडर है, इसलिए मैं उस फैसले को मैं मानता रहा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर की एक एम्बिशन रखता था, जब कोई और सेलेक्ट हो गया उसको आपने सर माथे पर मान लिया। सर माथे नहीं, अपना फंक्शनल तो जिम्मेदारी हमारी है ही है। तो आपके लीडर तो नहीं है ना वो? कौन?
डॉक्टर मनमोहन सिंह? नहीं, क्यों नहीं, आज तो पार्टी की लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर हैं, बिल्कुल है। तो अगर आपको बाकी आगे कभी चांस देंगी सोनिया जी किसी और कांग्रेसमैन को, तो आप अभी भी उस ड्यूटी के लिए तैयार हैं? मैं उनके पास इसके लिए सिफारिश नहीं करवाऊंगा और न स्वयं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना, आपने पहले भी नहीं कभी की, पर जैसे आपने कहा आप प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे, अब नहीं रखते। सही कल को फिर मौका आया तो आपको फिर वो बनाएंगी, तो आप वो ड्यूटी करने के लिए तैयार रहेंगे ना? जो भी काम मिलेगा वो करेंगे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप? इंक्लूडिंग एवरीथिंग। नहीं, उसमें प्राइम मिनिस्टरशिप शामिल है कि नहीं? नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप पे फिक्सेशन नहीं। कुछ नहीं, मतलब इसके बाद आपके पास मतलब पॉलिटिकली जो कुछ आपने अचीव करना था, जैसे सोनिया जी ने कहा, उतना कर लिया आपने? देखिए, पॉलिटिकली हमने क्या अचीव किया, ये हमारे जो साथ में चलने वाले लोग हैं वो फैसला करते हैं। हम किसी के फैसले पर अपनी प्रेफरेंस इम्पोज नहीं करते। भाई, आप तो कांग्रेस छोड़ के चले गए, मतलब दूसरी कांग्रेस बनाई थी आपने नहीं, एक बार कांग्रेस से। छोड़ के गए उसका भी कारण है, और अगर शायद मैं एक्सपेल न किया जाता तो मैं छोड़ा भी नहीं था। मैंने इस्तीफा नहीं दिया कांग्रेस। ना, आपने एकदम वहां पर नरसिम्हा राव जी को उस वक्त आपने एक तरह से अपना नेता नहीं माना, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं थे, और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे। अभी जब वो बीमार थे तो मैं उनसे मिलने गया, जब निकल रहा था तो उन्होंने पुकारा और मुझसे कहा कि अर्जुन सिंह, आई ओ यू ए विजिट। तो हम कहा, आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इसलिए ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब मन में कटुता न हो तो ही ड्यूटी हो सकती है। नहीं, आई ओ यू विजिट, वो जब जिंदा रहे बेचारे तब आप तक वो तो विजिट नहीं कर पाए, सही। इतने कटु आपके संबंध रहे उस नहीं, जमाने। संबंध पर्सनली नहीं, लेकिन जो Political। पॉलिटिकल थे, जो पर्सनल उनके वो थे, डिसीजंस थे, मैं उनको सही नहीं मानता। तो आप उनकी कैबिनेट में रहे? जी हाँ, और जब तक रहा तब तक ईमानदारी से उनके साथ काम किया। इस्तीफा जो ने कैबिनेट से जरूर दिया था। हाँ, तो आपने जब इस्तीफा दिया, जब देना चाहिए था आपको इस्तीफा, तब नहीं दिया। लगता है आपके दिल में कहीं मायूसी तो होगी कि जब बाबरी मस्जिद के ऊपर आपके डिफरेंसेस है उनके साथ। ये सवाल कई दफ़े लोगों ने पूछा, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर मैं उस वक्त इस्तीफा देता, जैसा मेरा सोच है, वो गलत भी हो सकता है, तो संभव है कि उसका मुझे व्यक्तिगत लाभ मिलता, लेकिन पार्टी को नुकसान होता उसमें। इसलिए उस फैसले से सहयोग करते हुए भी मैंने पार्टी के हित में पार्टी छोड़ना उचित नहीं समझा। पार्टी को तो नुकसान हुआ, पार्टी तो हार गई। तो पार्टी का नुकसान हुआ है वो तो और बात है, अगर मेरी वजह से तो न हो। अगर आप इस्तीफा देते शायद पार्टी बच जाती उस नुकसान अब से। ये तो खैर सोचने की बात है। तो उस वक्त आपने नहीं सोचा कि अब पार्टी का नेतृत्व आप करें नहीं। और पार्टी को इसके लिए मैं पार्टी को किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं डालना चाहता था। इफ आई कैन पुट इट। नरसिम्हा राव के जमाने में जब आप पार्टी से निकाले गए, आपको लगता है उस वक्त क्या पॉलिटिकल मिस्टेक आपसे हुई जिसको आप रिग्रेट करते हैं आज? नहीं, मुझसे मिस्टेक नहीं हुई, और नरसिंह राव जी को तय करना था वो क्या करना चाहते हैं। मैं तो नहीं समझता कि मुझसे कोई मिस्टेक हुई। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने निकाला आपको, इसके बारे में नहीं पूछा। वैसे कोई लगता है कि उस जमाने के अंदर 5 साल में कोई आपसे ऐसी राजनीतिक गलती हुई जिसको आप रिग्रेट कर रहे नहीं, हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी राजनीतिक गलती नहीं हुई। शायद अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो गलती होती। क्योंकि आपके बारे में था उस वक्त, आपके ऊपर सर्वेलेंस करते थे, आपके फोन टैप करवाते थे, आपने कोई चिट्ठियां विट्ठियां लिखी। देखिए, ये सब चीजें तो बड़ी माइनर है। माइनर होती है कैबिनेट मिनिस्टर का फोन टैप करना? आप इसको माइनर मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हम अपनी कोई राय कायम कर लें, वैसा बात तो नहीं होना। तो आपने पत्र तो लिखे थे ना उनको? लिखे थे, और उसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया था उसका? मुझे याद नहीं, दिया भी होगा जरूर से। क्या तो आप क्यों लगता था वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब ये तो जरा हमें एनालिसिस करना जरा उचित नहीं है, क्या कि वो फिर कलर्ड भी हो सकता है और लोग उसको अन्यथा भी ले सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि बेसिक डिफरेंसेस थे और मैं उनको रिकंसाइल नहीं कर सकता था। व्हाट आई थॉट वाज माय ड्यूटी। तो ये औचित्य जो है, ये एथिकल है कि अपने ही कैबिनेट कुलीग के ऊपर सर्वेलेंस रखना और लेट द पीपल पास जजमेंट, व्हाई शुड आई पास जजमेंट? नहीं, मैं तो इसलिए पूछूं क्योंकि आपसे सीनियर हैं और आज सबसे ज्यादा सीनियर आप पार्टी के अंदर हैं जो रहे हैं। ठीक है, वो तो उनकी सोच की बात है। आपको लगता नहीं कि अब जो कांग्रेस है आपकी, उसके अंदर जो सीनियर लोग हैं आप जैसे,
जो कमिटेड रहे हैं गांधी परिवार, क्योंकि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, ये आप भी कह चुके हैं कि कांग्रेस विदाउट गांधी इज नथिंग। हाँ, डेफिनेटली विदाउट द गांधी परिवार कांग्रेस में इनहेरेंट कमी है। क्योंकि अगर गांधी नहीं हो कोई कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस विल सिंक। नहीं, सिंक और स्विम का सवाल नहीं है। फैक्ट इज दैट बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजंस एंड देयर ओन कम्प्रहेंसिव एक्टिविटीज, कांग्रेस पार्टी derives much more strength from that family. क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जिसमें गांधी नहीं हो, कांग्रेस फिर भी हो, और उसमें आप भी होंगे? ऐसी कल्पना मैं करना तो नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में क्या नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी कल्पना आप नहीं करना चाहते इस कांग्रेस में गांधी कोई नहीं है और आप भी उसमें हो? हाँ, आप तो उस कांग्रेस में होंगे हमेशा जहां गांधी हो कोई ना कोई। हाँ, ये बात है। तो इसके बाद आपकी राजनीति क्या होने वाली है, मैं आपसे पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी से। अर्जुन जी, आप बता रहे थे कि कांग्रेस ऐसी नहीं हो सकती जिसमें कोई गांधी परिवार नहीं हो। गांधी परिवार ने आपको सब कुछ दिया, पर लगता यह है कि आप पहले भी एचआरडी मिनिस्टर रहे और अब भी रहे हैं। आपका जो एक इंप्रेशन है, जो आपके विरोधी आपको कहते हैं कि आपका एजेंडा सिर्फ नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। अब ये तो जो हमारे दोस्त लोग हैं वही सोचेंगे ऐसे। जैसे ही आया, जैसे मुरली मनोहर जोशी आया, उनका काम यही था नेगेटिव, इसको निकालो, उसको रखो, उसको निकालो, और आपने पिछले एक साल के अंदर यही काम किया कि सबको निकालो। और एचआरडी मिनिस्टर जोशी ने जो किया उसको रिवर्स करना अर्जुन सिंह का एजेंडा प्रायोरिटी नंबर 1। न तो मेरी ये प्रायोरिटी थी और न है। हमारा तात्पर्य ये था कि जो एक बैलेंस था एजुकेशन पूरे उसमें, वो बैलेंस फॉर रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स was disturbed। वो बैलेंसिंग अगर नहीं रहेगा तो फिर बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। तो वो बैलेंस ही रिस्टोर करने की हमने कोशिश की। और किताबों में से सिखों के गुरुओं के खिलाफ कुछ लिखा हो निकाल दिया जाए, या किसी और रिलीजन के बारे में कुछ लिखा जाए वो निकाल दिया जाए, वो सब इम्बैलेंस था या बैलेंस था? नहीं, वो भी इम्बैलेंस ही था। तो उसको निकाला उन्होंने, आपने वो किताबें ही खत्म कर दी बिल्कुल। नहीं, किताबें हमने कोई खत्म नहीं की, ये गलत फहमी है। आपने रीराइट करने के लिए कहा ना। नहीं, देखिए वही किताबें चल रही हैं? बहुत सी जगह वही चल रही। नहीं, सारी किताबें आपने जो भी नहीं, सारी की बात में नहीं कहते, लेकिन बहुत सी किताबें वही चल रही। आपने आकर के एनसीईआरटी के डायरेक्टर को डिसमिस किया। भाई एनसीईआरटी के डायरेक्टर, उनको जो अवार्ड मिलना चाहा था राजपूत साहब को, वो भी रोक लिया आपने? नहीं, हमने नहीं रोका। उन्होंने रोक लिया? भाई हमारी ड्यूटी थी कि उनको इन्फॉर्म करना बस। कि गलत डिसीजन हो गया। नहीं, डिसीजन गलत नहीं है, जिसने लिया उसने ठीक ही किया होगा। लेकिन हमने तो यही कहा कि इसकी इंक्वायरी हो जाए, आप दीजिए। लोगों का कहना यह है कि अर्जुन सिंह जो हैं वो कांग्रेस के मिनिस्टर कम, कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर ज्यादा है, जो उनको आता है लिख के दिया जाता है वो कर देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं लिख के कोई ना मुझे देता है, मैं बहुत से डिसीजन, मैं लिटरली लिख के की बात कर, जो आपने कान में डाल जो एटीट्यूड है कि वो somebody can get things done without my accepting that, that's a very wrong thing to say। नहीं, एक्सेप्ट तो आप करते हैं, चाहे सहमत को आपको पैसे देने हो, चाहे कम्युनिस्टों का अपॉइंटमेंट करना हो। सहमत का जो अच्छा काम है उसको तो मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये सहमत जो कुछ भी करे उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो ये चार्ज गलत है कि आप कम्युनिस्टों के लिए, अर्जुन सिंह इज फॉर द कम्युनिस्ट, बाय द कम्युनिस्ट, ऑफ द कम्युनिस्ट। सवाल ये है कि और कुछ कहने को नहीं है, तो दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू से। क्योंकि आपने, अगर आप कहें कि आपने बैलेंसिंग रिस्टोर किया, आपने एक ही अचीवमेंट बताई है अपनी, इसके अलावा कुछ और जो हमें पता नहीं हो तो बता दें आप। नहीं, और तो ये तो रोज के डिसीजंस का सवाल है, लेकिन आई थिंक द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट इज मच मोर नेचुरल टुडे। अब करने को है क्या वहाँ अभी? अब ये तो समझने की बात है। नहीं तो आप जैसे कई बार कहते हैं कि वो एजुकेशन ओपन करिए, प्राइवेटाइज थोड़ा करने की कोशिश करिए, आपने एजुकेशन सेस लगाया, अब एक साल के बाद कोई हमारे को पता नहीं है कहाँ गया वो पैसा। यूपी में कुछ मैंने रिपोर्ट पड़ी थी, कुछ मिसयूज हो गया, कुछ बिल्डिंग नहीं बनी। देखिए, पैसा तो मिसयूज गवर्नमेंट में। एजुकेशन सेस का कुछ फायदा अभी तक तो दिखाई, विजिबल कोई गेन दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल है। वी आर नाउ इन ए पोजीशन टू फाइनेंस द मिड डे मील, वी आर नाउ इन ए पोजीशन टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। यू आर इन पोजीशन, अभी हुआ तो कुछ नहीं ना। तो एक दिन में कैसे होगा? एक साल हो गया,
नहीं, सेस तो कितने अभी हजार लगा। करोड़ इकट्ठे हो गया पिछले बजट में लगा था सेस तो। हाँ, दैट वाज हाफ वे थ्रू। हाँ, तो कितना पैसा 4-5 हजार करोड़ इकट्ठा हुआ होगा। हाँ, लेस देन 5,000 और पूरे साल में लगेगा करीब 6,000 तक। तो आपने ब्लूप्रिंट बना लिया, कहाँ खर्च होना है? डेफिनेटली। कहाँ से शुरू करेंगे आप? सर्व शिक्षा अभियान जो है, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। वो सर्व शिक्षा अभियान यूपी में ही गड़बड़ हुई ना, अभी कुछ एक रिपोर्ट छपी थी। अब गड़बड़ी तो देखिए हिंदुस्तान में कहीं न कहीं कुछ होता ही रहता है, लेकिन कहीं गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ फेंक दिया जाए बाहर का, ऐसी बात तो करना उचित नहीं है। आईटी के जैसे डायरेक्टर 11 हटाए आपने, राजपूत को हटाया, उसके आप बाद जानते आपने हैं क्यों हटाए गए वो लोग? हाँ बताइए, मेरे को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है एचआरडी के मामले आजकल में। मुश्किल ये है कि जानकारी लेने के लिए कोई आवश्यक नहीं मानता, ओपिनियन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं तो पूछा हटाए गए, मैंने ये नहीं कि क्यों हटाए गए, ये तो आप ही बताएंगे क्यों हटाएंगे। ये तो जानना चाहिए ना। हाँ बताइए ना। इन सब का अपॉइंटमेंट, जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का, उसके विपरीत हुआ। जो अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर हैं सब वॉलेट हुए। कैबिनेट कमेटी है इसके लिए अपॉइंटमेंट्स की, एक स्टेज के ऊपर गए नहीं। लोगों ने पूछा भी कि साहब इस कैसे, कहीं चलो ठीक है। सारी इरेगुलर अपॉइंटमेंट थी जितनी भी आपने जिनको हाँ, रिवर्स किया। बिल्कुल। आइडियोलॉजी आपकी कंसिडरेशन में नहीं है किसी की। नहीं, आइडियोलॉजी टू द एक्सटेंट इट शुड बी देयर, बट आइडियोलॉजी कोई हमारी आइडियोलॉजी वो माने कोई, ये जरूरी नहीं। नहीं, आपकी आइडियोलॉजी टू द एक्सटेंट शुड बी देयर। व्हाट आइडियोलॉजी? भाई, दिस इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इज ए कंट्री वेयर टोटल अप्रोच हैज टू बी इंक्लूसिव, जिसको कि हम डिसाइड करें कि उनको ठीक है बाकी ठीक नहीं है। इन शॉर्ट, द आइडियोलॉजी ऑफ द आरएसएस, it is not incompatible with the democratic ambience of the country. वैसे एक बात, अगर डेमोक्रेट, मैं नहीं कह रहा कुछ, आप कहते हैं कि आरएसएस, कांग्रेस को 26% वोट, बीजेपी को भी 26-27% वोट, तो दोनों में किसकी आइडियोलॉजी डोमिनेट करेगी? पीपल मैंडेट इज द सेम ऑलमोस्ट। 133 सीटें और 143 सीटें में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सीट वो तो सरकार बनाएगी। वोटों में भी फर्क नहीं है। नहीं, सरकार बनेगी कैसे वो उसको डिसाइड कर। नहीं, वो तो दोनों तरफ यही होता है ना। वो भी ऐसे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाए जिनके खिलाफ लड़ते हैं, आप भी ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाते हैं जो मिलकर लड़ते हैं। मैं इसलिए तो उनको ले नहीं रहा बीच में। वोट मैंडेट जो आपने बात की, आरएसएस जिसको कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, उनके वोट्स कांग्रेस के वोट्स लगभग बराबर हैं। तो इंक्लूसिव की बात क्या हुई फिर? नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना, अगर उनकी गलती से वोट बढ़ गए और आपके कम हो गए, उसमें अब बाबरी मस्जिद को गिराकर वोट बढ़ा तो वो कोई रेशनल प्रोसेस तो नहीं है उसके बाद 3 बार वोट बढ़े, तो आपके वोट तो नहीं बढ़े ना, उन्हीं के बढ़े ना। हो सकता लोगों नहीं ने- बढ़े, और उसके वेल एंड गुड रीजन होंगे पीपल के पास। तो इसलिए तो आप मैंडेट जो है उसमें मैंडेट है कि इंक्लूसिव सबको लेके चलना। आप ठीक कहा बात। मैंडेट ये है कि हमें जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको टेम्पर करके नहीं, उसको फॉलो करके हमें एक्सेप्टेबिलिटी बनानी है। और इस देश के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी अल्टीमेटली उसी की होगी जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे। अगर वन अगेंस्ट द अदर भिड़ा के और काम करेगा तो वन डे ही विल कम डाउन। अब एजुकेशन जैसे आचार्य, अभी 3-4 साल आपके और मिनिस्ट्री के बाकी हैं, आपका एजेंडा इसके बाद क्या है? एक तो एफडीआई के सवाल आते हैं बार बार कि एफडीआई आप अलाउ करेंगे एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, इसके सहमत हैं आप? क्या व्यूज क्या हैं? अब इस पे हमारा सहमत होना सवाल नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं इसके, दे आर ग्रैपलिंग विद दैट इश्यू। प्रोफेसर सेनन राव की उसमें कमेटी बनी है। आई थिंक देयर रिपोर्ट विल गिव अस सम आइडिया। एफडीआई एजुकेशन में होना ना होना, इस पर एक्सपर्ट वाइज तो नहीं, इसमें तो क्वेश्चन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। नहीं, इसमें आइडियोलॉजी का सवाल नहीं, तो रिसोर्सेज का सवाल है। रिसोर्सेज तो कम है ना, एजुकेशन में जितना लगना चाहिए उतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। इसीलिए तो एफडीआई की जरूरत है। तो आप इसके रिसोर्सेज कम है, एफडीआई पर से इन प्रिंसिपल आप खिलाफ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। इन प्रिंसिपल आप खिलाफ कैसे आना चाहिए, इसके लिए अब एक्सपर्ट किस हद तक आना चाहिए? किस हद तक और कहाँ आना चाहिए? इन प्रिंसिपल एफडीआई इज, यू आर नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल। पॉलिटिक्स में क्या लगता है कि क्या टर्न होने वाला है? लगता है कि बाकी पार्टी कहते हैं यंगर लीडरशिप आनी चाहिए, आपके यहाँ यंगर लीडरशिप आएगी कि नहीं आगे? नहीं आएगी, बिल्कुल क्योंकि अभी तो सारे सीनियर मिनिस्टर हैं वहाँ पर, जो नए लोग चुन के आए हैं उनमें से कोई मिनिस्टर नहीं है। क्यों नहीं, कई लोग हैं मिनिस्टर। ऐसा क्या जरूरी है कि कोई? नहीं, उसमें सचिन पायलट, राहुल गांधी, मिलिंद देवरा, जितिन प्रसाद। नेम्स इम्प्लाई सर्टेन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की बात आप छोड़ दें, बहुत से यंग लोग हैं।
नहीं, 40 साल से नीचे तो कोई मिनिस्टर शायद कम नहीं है आपकी कैबिनेट। हाँ, हो सकता है ना हो। पहले से राजीव गांधी के जमाने में थे यंग मिनिस्टर, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान बन गए थे तब। ठीक है, दैट वाज ए गुड डिसीजन। तो लगता है यंग जनरेशन को अभी वेट करना पड़ेगा। नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा, दैट विल बी ए नेचुरल प्रोग्रेशन। आपको लगता है नया चुनाव जो होगा वो नई जनरेशन के लीडरशिप में होगा? अब देखिए, चुनाव के समय तो बहुत से लोग खड़े होते हैं, किए जाते हैं, उसके कई कंसिडरेशन हैं, बट नेचुरली द यंगर पीपल हैव टू टेक द कंट्रोल्स ऑफ दिस कंट्री, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी अपनी इच्छा क्या है? आप जब तक हैं, भगवान लंबे उम्र देगा आपको, और राजनीति में रहेंगे, एक्टिव में, रिटायर नहीं होंगे? नहीं, रिटायरमेंट का भी एक एज है, और वो तो वो आई नहीं है अभी तो आपकी ना। अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि दैट इज अ डिसीजन विच आई विल नॉट टेक आर्बिट्रेरली माई सेल्फ। हाँ, मतलब आपको अगर आपका बस चले तो आज राजनीति में ही रहेंगे जब तक आपके साथ। आई वुड लाइक टू डाई हियर एज एन एक्टिव पॉलिटिशियन। एज एन एक्टिव। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।